गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, आपका 9th क्लास की एसएसटी क्लास में स्वागत है। प्यारे बच्चों, कल हमने लेसन नंबर 2 शुरू किया था, जिसमें हमने यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के ऊपर चर्चा की थी। इसमें हमने देखा था कि सामाजिक परिवर्तन का युग शुरू हो जाता है और यूरोप के अंदर लोग चाहते हैं कि समाज के अंदर परिवर्तन होना चाहिए। हमने देखा था कि फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का समाज 3 भागों में बटा हुआ था। उसी प्रकार यदि हम बात करें यूरोप का, तो यूरोप में भी लगभग पूरा यूरोप इसी तरह के सामाजिक जीवन को जी रहा था। तो धीरे धीरे इसमें चाहते थे, कुछ लोग चाहते थे कि धीरे धीरे परिवर्तन होना चाहिए, कुछ लोग चाहते थे बड़ी तेज़ी से होना चाहिए, कुछ लोग चाहते थे कि धीरे धीरे परिवर्तन करते हुए समाज में सुधार करो। कुछ लोग चाहते थे कि धर्म को ध्यान में रखा जाए और कुछ लोग चाहते थे कि जो सरकार बनाई जाए वो लोगों के द्वारा चुनी जाए। जब लोगों के द्वारा चुनी जाए तो कुछ लोग चाहते थे कि जो लोग अमीर है, जिनके पास संपत्ति है, उसको वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। परंतु इसके विपरीत जो रेडिकल समूह था, मैंने कल आपको बताया कि 3 तरह के विचारक थे, जिनमें उदारवादी विचारक, रेडिकल और रूढ़िवादी थे। उदारवादी विचारक ये थे कि सभी धर्मों को बराबर का सम्मान मिले, क्योंकि हमने देखा कि इंग्लैंड के अंदर चर्च ऑफ इंग्लैंड, मतलब वहाँ की जो सरकार थी वो चर्च के अधीन कार्य करती थी या उसका समर्थन करती थी। उसी प्रकार दूसरे जो कुछ यूरोपियन देश थे, वहाँ पर कैथोलिक चर्च वहाँ के जो सरकार थी उसकी समर्थक थी। इसलिए उदारवादी लोग चाहते थे कि सभी धर्मों को समान समझा जाए और वो चाहते थे कि केवल संपत्तिधारी लोगों को, मतलब जिनके पास धन संपत्ति है, उन्हें ही वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। परंतु जो रेडिकल समूह था वो चाहते थे कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो बड़े जिम्मेदार हैं, उद्योगपति हैं, किसी भी तरह का उन्हें कोई विशेष अधिकार नहीं दिए जाने चाहिए। समाज में सबको बराबर समझना चाहिए, सभी को समान समझना चाहिए और वोट डालने का अधिकार भी सभी को मिलना चाहिए। उसी प्रकार रूढ़िवादी का मतलब जो प्राचीन तबका था, प्राचीन विचारों वाला तबका था, वो ये चाहता था कि परिवर्तन, पहले तो वो चाहते ही नहीं थे कि कोई परिवर्तन हो, परंतु बाद में जब उनके लगा कि हमें परिवर्तन, भी समाज में परिवर्तन जरूरी है, तब वो चाहते थे कि हमें धीरे धीरे परिवर्तन करने चाहिए, साथ ही हमें प्राचीन परंपराओं का भी ध्यान में रखना चाहिए। उस समय की ये परिस्थितियाँ थी। उसके बाद हम देखते हैं कि औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन, उस समय का जो समाज था वो किस प्रकार से था, क्या परिवर्तन हुआ, औद्योगिक समाज क्या था और सामाजिक परिवर्तन क्या क्या हुए। ये राजनीतिक रुझान एक नए युग के घोतक थे। राजनीतिक रुझान मतलब जो तीनों विचारक थे उनकी बातों की बात कर रहे हैं हम। यह दौर गहन सामाजिक एवं आर्थिक बदलावों का था। मतलब इस समय जिस समय की हम बात कर रहे हैं, ये 19वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, 18वीं और 19वीं शताब्दी की। तो ये समय था, इसमें सामाजिक तथा आर्थिक बदलाव हुए। समाज के अंदर काफ़ी सारे परिवर्तन हो गए। कुछ लोग बहुत अमीर हो गए, कुछ बहुत ज़्यादा गरीब हो गए, कुछ लोगों ने अपना रहन सहन बदल लिया, किसकी भाषा बदल गई, कोई ज़्यादा मतलब अपने विचारों की वजह से जाना जाने लगा। मतलब समाज में हर तरह का परिवर्तन होने लगा। आर्थिक बदलावों का भी यही आ गया कि कुछ लोग व्यापार में जुड़ गए, अधिक पैसा कमा लिया, तो कुछ लोग मजदूरी करने लगे, कुछ लोगों ने खेती छोड़ दी, शहरों में बस गए। तो इस तरह का जो काम था वो 18वीं और 19वीं शताब्दी में चल रहा था। एक ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे, नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, रेलवे का काफ़ी विस्तार हो चुका था और औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या है इसमें, कि नए नए उद्योग लग चुके थे हर जगह, बहुत अधिक। कुछ शहर तो उद्योगों के कारण ही प्रसिद्ध हो गए, जैसे इंग्लैंड के अंदर मानचेस्टर था, बर्किंघम था। मानचेस्टर, बर्किंघम के अलावा और भी लीड्स, ये कुछ ऐसे शहर थे, ठीक है, जहाँ पर बहुत अधिक उद्योग लग गए। तो ये उद्योगों के कारण प्रसिद्ध हो गए और एकदम से इनकी जनसंख्या बढ़ गई और लोगों ने, बहुत अधिक जो लोग गांव में रहते थे, उन्होंने खेती छोड़कर वहाँ पर मजदूरी करना शुरू कर दिया। अब इसके कारण समाज के अंदर काफ़ी सारे परिवर्तन आ गए। इसे ही औद्योगिक क्रांति कहते हैं। औद्योगिकरण ने औरत, आदमी और बच्चों सबको कारखाने में लाकर खड़ा कर दिया। कैसे? देखो, अब
औद्योगिकरण के कारण औरतों और आदमी और बच्चे सब उद्योगों में काम करने लगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में काम करने लगे। काम के घंटे यानी पाली बहुत लंबी होती थी, मतलब 10 से 15 घंटे उनसे काम कराया जाता था, कई बार 18-18 घंटे काम कराया जाता था, और मजदूरी उनको बहुत कम दी जाती थी। बेरोजगारी आम समस्या थी। उद्योग हो रहे हैं, खुल रहे हैं, बहुत बढ़िया फैक्ट्रियाँ भी लग रही हैं, परंतु उसके बावजूद भी सभी लोगों को काम नहीं मिलता था। बेरोजगारी की समस्या आम थी। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट हो जाने पर तो बेरोजगारी और बढ़ जाती थी। मतलब जब किसी उद्योग के द्वारा जो वस्तुएं बनाई जाती थी, अगर वो नहीं बिकती थी या उसकी डिमांड कम हो जाती थी, तब बेरोजगारी काफ़ी बढ़ जाती थी, क्योंकि वो उद्योग ठप हो जाते थे, कारखाने बंद हो जाते थे, मजदूर एकदम से खाली हो जाते थे। शहर तेज़ी से बसते और फैलते जा रहे थे, इसलिए आवास और साफ सफाई की का जो काम था वो मुश्किल होता जा रहा था। उदारवादी और रेडिकल दोनों ही इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। व्यक्तिगत स्वामित्व का मतलब कि एक या दो व्यक्तियों के अधीन थे। ठीक है ना भाई, जैसे बड़े बड़े उद्योग होते हैं ना भाई, किसी सरकार के अधीन नहीं थे, ये निजी संपत्ति थे, मतलब प्राइवेट उद्योग थे, ये सरकारी नहीं थे। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफ़ी संपत्ति थी। उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। उन्हें व्यापार या औद्योगिक व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी, इसलिए वह चाहते थे इस तरह के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। जो रेडिकल थे वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगाए जाएं, व्यापार को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि वो उन्होंने पैसा इस चीज़ से कमाया था और वो चाहते थे और ज़्यादा पैसा कमाने का अवसर प्राप्त हो। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हों और नागरिक पढ़े लिखे हों तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ लिया जा सकता है। ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेष अधिकारों के विरुद्ध थे। जन्मजात का मतलब क्या था कि राजा का पुत्र ही राजा होगा, जिम्मेदार का पुत्र ही राजा हो, जिम्मेदार का पुत्र ही जिम्मेदार होगा, चाहे वो योग्य है या नहीं है, वो पढ़ा लिखा है, समझदार है, उसे उस चीज़ की नॉलेज है या नहीं है। अगर वो राजा के घर बेटा पैदा हो गया तो वो राजा का ही बेटा मान जाएगा और राजा बनेगा। ठीक है, जिम्मेदार के घर, सामंत के घर बच्चा पैदा हो गया तो वो सामंत ही बनेगा। वो कहता है कि इस तरह के, और उन्हें किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना है, उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त थे। तो ये रेडिकल समूह चाहता था कि इस तरह के विशेष अधिकार समाप्त कर देने चाहिए। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। उनकी मान्यता थी कि यदि हर एक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए, तो समाज तरक्की कर सकता है। इसी कारण 19वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजों, स्त्री पुरुष, उदारवादी और रेडिकल समूह व पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए थे। गोलबंद का मतलब है कि किसी न किसी तरह से वो जुड़ गए थे। ठीक है ना, कि किसी न किसी तरीके से वो किसी न किसी पार्टी से वो जुड़ गए थे, वो किसी न किसी समूह से जुड़ गए थे। अब यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी, उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। अब देखो, जो राष्ट्रवादी जो कुछ सरकारें बनी थी, उन सरकारों से छुटकारा पाने के लिए जो सरकारें बनी वो लोगों की इच्छा अनुसार उन्होंने काम नहीं किया, इसलिए उससे छुटकारा पाना चाहते थे। फ्रांस, इटली और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए और राजाओं के तख्ता पलट का प्रयास करने लगे। राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्र की स्थापना करना चाहते थे जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी एक व्यक्ति थे, इनका नाम था गिसेपे मेजीनी। ठीक है ना, 1815 में इटली में मेजीनी ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची थी। भारत सहित दुनिया भर के राष्ट्रवादी उनकी रचनाओं को पढ़ते थे, तो उन्होंने राजा के खिलाफ साजिश रची कि ये जो राजा का शासन है ये समाप्त हो जाए और उसकी जगह लोकतंत्र की स्थापना हो जाए। अब आगे देखते हैं कि यूरोप में समाजवाद का आना। यूरोप में समाजवाद किस प्रकार से आया, क्या होता है। देखिए, समाजवाद समाज के पुनर्गठन की संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली जो विचारधारा समाजवाद ही थी। 19वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था। उनकी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो गया। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, मतलब ये चाहते थे कि व्यक्ति के पास अपनी कोई संपत्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि सारे उत्पादन के साधनों पर, जो भी उत्पादन के साधन है, चाहे वो खेत हैं चाहे फैक्ट्रियां हैं,
उन सब के ऊपर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं की जड़ है, क्योंकि जब संपत्ति पर निजी अधिकार होता है तो वो व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने का कोशिश करता है, इन्वेस्ट करता है, जिससे दूसरे लोगों का शोषण करता है। इससे समाज में क्या होगा, अमीर तथा गरीब का भेदभाव काफ़ी बढ़ जाता है। इसलिए ये उसका विरोध करते थे। और वे ऐसा क्यों मानते थे? उनका तर्क था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है, जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या यह है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से ही मतलब रहता है। वह उसके बारे में नहीं सोचता जो उसकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं। वो कहते हैं कि देखो, बड़े बड़े संपत्ति धारक होते हैं जिनके पास बहुत अधिक पैसा होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा देते हैं, वहाँ मजदूर रखते हैं, मजदूरों का खूब शोषण करते हैं। परंतु कहते हैं कि मजदूरों की तरफ वो ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनको बहुत कम पैसे दिए जाते हैं, मजदूरी बहुत कम दी जाती है। बल्कि उनको मजदूरी ज़्यादा दी जानी चाहिए, क्योंकि उनकी मेहनत से ही उनकी फैक्ट्रियाँ, उनका जो कारखाने हैं, उनके जो उद्योग हैं, वो तरक्की कर रहे हैं। परंतु वहाँ पर क्या हो रहा है कि मजदूरों से काम कराया जाता है, 18-18 घंटे काम कराया जाता है, 15 से 18 घंटे काम कराया गया, और उनको वेतन, उनकी मजदूरी बहुत कम दी गई। उनका भी ध्यान रखना चाहिए। इसलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो, तभी वो चाहते थे कि संपत्ति पर एक व्यक्ति की बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो, तो साझा सामाजिक हितों पर ज़्यादा अच्छी तरह से ध्यान दिया जाएगा। तो मतलब सबकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। समाजवादी इस तरह का बदलाव चाहते थे कि इसके लिए उन्हें बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है? समाजवादी समाज का आधार क्या होगा? समाजवादियों के पास भविष्य के बिल्कुल भिन्न दृष्टिकोण था। क्या था उनका भविष्य फ्यूचर में वो क्या सोचते थे? कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। वे सभी मिलकर काम करें और जो उत्पादन हो वो आपस में बांट लें। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन ने इंडियाना, ये अमेरिका के अंदर है, में एक नया समन्वय के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया। कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते। वे चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। उदाहरण के लिए फ्रांस में लुई ब्लांक चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्योग की जगह सामूहिक, सामूहिक का मतलब कि कोऑपरेटिव, सभी लोग मिलकर कोऑपरेट करें, मिलकर काम करें, और जो उत्पादन हो, जो प्रॉफिट हो, वो आपस में बांट लिया जाए, सबको बराबर का मिलना चाहिए। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीज़ें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। और कार्ल मार्क्स, ये एक बहुत बड़े विचारक हैं, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, ये भी एक बहुत बड़े विचारक थे, ने इस दिशा में कई नए तर्क पेश किए। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। पूंजीवादी मतलब जिसके पास पैसा है वही फायदे में रहता है। फैक्ट्रियों में लगे पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों को मेहनत से पैदा होता है। मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इस तरह मुनाफे का संचय करते रहेंगे, मतलब अपना ही फायदा देखते रहेंगे, तब तक मजदूरों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सकता। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त करने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा, जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज यानी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा। मतलब कोई निजी, कोई प्राइवेट नहीं, सब कुछ सामाजिक यानी कि सरकार के अधीन होना चाहिए या फिर लोगों के अधीन होना चाहिए। उन्होंने भविष्य के इस समाज को साम्यवादी यानी कि कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत मजदूरों की ही होगी, और वो कहता था कि मजदूरों को क्रांति करनी चाहिए, संघर्ष करना चाहिए पूंजीपतियों के साथ, और इसमें आखिर में मजदूरों की जीत अवश्य होगी। उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा, और वो कहते थे कि जो कम्युनिस्ट समाज होगा, जो समाजवाद साम्यवादी समाज होगा, वही हमारा फ्यूचर का समाज होगा। तो यह आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। कल आपको पढ़ाया जाएगा कि समाजवाद के लिए क्या क्या समर्थन, किस किस ने समर्थन किया और ये समाजवाद क्या था। तो आज के लिए इतना ही। और अगर किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम आती है, वो मेरे से फ़ोन पर बात कर सकता है। कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, और सभी बच्चे अपनी कॉपी कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।